हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ये आईपीसी का चैप्टर 5A है, अध्याय 5 क है। इसमें आज हम आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी के बारे में बात करेंगे। हालांकि मैंने दुष्प्रेरण के बारे में पिछले जो 5वां चैप्टर है उसमें विस्तार पूर्वक बता दिया है, लेकिन 5A या 5 क अध्याय 5 का एक ऐसा चैप्टर है जो अलग एक वीडियो की डिमांड करता है अपने आप में। क्योंकि अगर आपने अध्याय 5 अच्छे से समझ लिया है तो उसी का अगला एक कदम है अध्याय 5 का, और थोड़ा आपराधिक षड्यंत्र को इसमें विस्तार से बताया गया है। विस्तार से हम इसमें आज वीडियो में चर्चा करेंगे। वही कुछ जानकारी शुरुआत में ही देना चाहूँगा। जिन लोगों को सतही ज्ञान अच्छा लगता है वो अभी छोड़कर चले जाएं, क्योंकि ये वीडियो हो सकता है आधा घंटा चले या 1 घंटा चले, क्योंकि 360 डिग्री कवर करवाने में इतना टाइम लगता है। जो सतही ज्ञान रखते हैं, जो चाहते हैं कि 5 मिनट में आपराधिक षड्यंत्र ख़त्म कर दें सर, या 10 मिनट में ख़त्म कर दें, तो वो इस वीडियो को छोड़कर अभी चले जाएं, क्योंकि ऐसा होने वाला नहीं है इस चैनल पर। तो चलिए बिना समय ज़ाया करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज बात करते हैं आपराधिक षड्यंत्र की धारा 120 क और ख के बारे में और अध्याय 5 क के बारे में। जैसे दुष्प्रेरण के मामले में मैंने बताया था, अध्याय 5 मैंने विस्तार से करवाया था, तो दुष्प्रेरण का ही एक प्रकार है आपराधिक षड्यंत्र, उसको आज हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। अध्याय 5 का यह है, और इसमें आज हम धारा जो आईपीसी की है 120 क और 120 ख, इन धाराओं को बेसिकली देखने वाले हैं। साथ में जितने केस हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। दुष्प्रेरण का चैप्टर जो 5 ऑलरेडी मैंने कवर करवा दिया है, और इसी दुष्प्रेरण का ही एक प्रकार है आपराधिक षड्यंत्र। तो इन चीज़ों के चारों ओर ये चैप्टर, आज ये वीडियो घूमने वाली है। आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, किस प्रकार होता है, धारा 120 क्या है, धारा 120 क्या है, और जितने भी पुराने केसेज हुए हैं उनको भी लेकर चलेंगे। जितने माननीय न्यायालय ने अपने वर्डिक्ट दिए हैं उनको भी लेकर चलेंगे साथ में। तो चलिए चलते हैं। अब इसमें देखिए एक महत्वपूर्ण बिंदु, जो पूरा क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी का ये चैप्टर है, आपराधिक षड्यंत्र का जो चैप्टर है, इसमें एक आप बोलो कि हमें एक ऐसा बिंदु बता दीजिए जिसके चारों ओर ये पूरी वीडियो रहने वाली है। तो वह बिंदु है, आपराधिक षड्यंत्र में सबसे अहम होता है करार। ये जो करार होता है, समझौता होता है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई करार जो किसी अवैध कार्य को करने के लिए किया जाता है, अवैध कार्य को करने के लिए किया जाता है, या वैध कार्य को अवैध साधनों के द्वारा करने के लिए किया जाता है। कार्यों को अवैध साधनों द्वारा किया जाता है तो उससे आपराधिक षड्यंत्र मानते हैं। इसमें करार जो है, इसी के चारों ओर ये पूरा चैप्टर घूमने वाला है। यानी जैसे मैंने दुष्प्रेरण में आपको समझाया था कि दुष्प्रेरण में आपराधिक षड्यंत्र क्या होता है, 2 या 2 से अधिक लोग मिलकर कोई करार करते हैं कोई काम करने का, अवैध काम करने का, या कोई वैध काम है उसको अवैध तरीके से, अवैध साधन से काम करते हैं, तो वह आपराधिक षड्यंत्र माना जाता है। यहाँ पर करार होना जरूरी है। दुष्प्रेरण में क्या है, दुष्प्रेरण वाला चैप्टर और इस में जो आपराधिक षड्यंत्र को अलग से डिफाइन क्यों किया गया, 120 क में इसको डालने की जरूरत क्यों पड़ी, वहीं क्यों नहीं डाला गया। या आप बोल सकते हैं कि सर दुष्प्रेरण में और आपराधिक षड्यंत्र में, हालांकि आपराधिक षड्यंत्र एक दुष्प्रेरण का प्रकार है, तो इनमें बेसिकली अंतर क्या है। देखिए दुष्प्रेरण में जो है क्या होता है कि अगर अपराध पूर्ण ना हो तो भी दुष्प्रेरण करने मात्र से ही वह अपराध हो जाता है। यानी अगर आपने किसी को दुष्प्रेरित किया, भले ही वह कृत्य पूरा ना हो, यानी आगे अपराध ना हो, तो भी आपको उस दुष्प्रेरण करने की सज़ा मिलेगी। जैसे मैंने हत्या वाला एग्जाम्पल दिया था। अब इसमें जो है काम आपने किया है, दुष्प्रेरित किया है किसी को, लेकिन आपराधिक षड्यंत्र में क्या है, इसमें मात्र करार करना ही, करार यानी समझौता करना है। कुछ लोगों ने मिलकर समझौता कर लिया कि यहाँ पर लूट करनी है, यहाँ पर लूट करनी है, या यहाँ पर यह काम करना है, और वह काम हुआ नहीं, या उसकी तैयारी करना मात्र है, ये आपराधिक षड्यंत्र की श्रेणी में आ जाएगा। जबकि दुष्प्रेरण में या तो काम आप कर रहे हो, एक्शन कर रहे हो, अगर किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हो तो हो रहा है एक्शन। आपराधिक षड्यंत्र में एक्शन नहीं होता, इसमें एक्शन हिडन हो सकता है। इसमें षड्यंत्र रच रहे हैं लोग, कुछ किया नहीं उन्होंने, अभी सिर्फ योजना बना रहे हैं। योजना बनाने मात्र से ही वो आपराधिक षड्यंत्र के दोषी हो गए। दुष्प्रेरण में ऐसा नहीं, दुष्प्रेरण में कार्य होगा
या कार्य करने से किसी को रोका जाएगा, कैसे दुष्प्रेरित करके, उसको कुछ अपनी तरफ बाइस्ट करके। तो दोनों में बेसिकली अंतर ये है, दुष्प्रेरणा में और आपराधिक षड्यंत्र में। हालांकि अब आप समझ गए होंगे। अब आगे चलते हैं। अब इसमें क्या होता है कि इसमें दो तरीके से हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि जो आपराधिक षड्यंत्र, आपने बोला कि योजना बनाने मात्र से ही वह अपराध हो जाता, तो इसका तो गलत प्रयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि बोल सकते हैं कि आपराधिक षड्यंत्र रच रहे थे और इसका अगर किसी के विवेक पर छोड़ दिया जाए, कोई लोक सेवक उसके विवेक पर छोड़ दिया जाए, तो इसमें तो ये समस्या खड़ी हो जाएगी। फिर आप लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपराधिक षड्यंत्र के लिए जो है करार जो होगा वह गोपनीय होगा। ठीक है, करार अगर कोई कर रहा है, योजना, मान लीजिए कोई कुछ गलत काम करने की योजना बना रहे हैं, तो है सभी को हल्ला मतलब बोलकर तो ये बोलेगा नहीं कि हम गलत काम करने जा रहे हैं। तो उसका परिणाम, उसका जो है पता कैसे चलेगा कि यह जो षड्यंत्र था ये वास्तविक में था या जो है झूठ मूठ का इनको फंसाया जा रहा है, कैसे पता चलेगा? तो ये परिस्थिति जन्य तथ्यों से पता चलेगा। परिस्थिति जन्य तथ्यों से यह पता चलेगा। मैं धीरे धीरे इस चैप्टर को क्लियर करूंगा आपको, बस आपको इस पर ध्यान रखना है, करार पर। करार यानी समझौता, इस पर ध्यान रखना है, इसी के चारों ओर ये चैप्टर घूमेगा। ठीक है, करार परिस्थिति जन्यों से स्पष्ट होगा। कैसे स्पष्ट होगा? जैसे एक मामला था मेडिकल वाला, यानी उसमें जो है एक लोक सेवक था, वह झूठी पर्ची बनवा लेता था और मेडिकल वालों से जो है उसका जो है झूठा ब्यौरा लिखवा लेता था। बाद में जब जो है पकड़ा गया, तो जब उनके डॉक्यूमेंट देखे गए तो डॉक्यूमेंट से वेरीफाई हो गया कि जो डॉक्टर है और जो लोक सेवक है दोनों मिले हुए हैं और ये सरकार को धोखा दे रहे हैं। तो ये क्या हुआ? एक प्रकार का षड्यंत्र हुआ। तो ये स्पष्ट कैसे हुआ एक प्रकार का षड्यंत्र था? परिस्थितिजन्य तथ्यों से। परिस्थितिजन्य तथ्य क्या थे? जो कार्य जिस सिचुएशन में हो रहा था उसके जो बाहर इन्वायरमेंट था वो इन्वायरमेंट साक्षी हो जाता है। यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट थे, जो वही खाते थे, जो उसने सामान बेचा, उसने लिखा, डिस्क्रिप्शन दिया, वो चीज़ें वही सबूत हो गई किस चीज़ की कि यह षड्यंत्र था। तो षड्यंत्र के लिए जो सबूत है वो यह होना जरूरी नहीं कि अभिव्यक्त रूप से सबूत हो, यानी जो डायरेक्ट बताए कि यही षड्यंत्र है, वैसा सबूत होना जरूरी नहीं है, क्योंकि वैसा होना बहुत ही कम चांस है। वैसे सबूत होने के चांसेस बहुत ही कम है, बहुत ही कठोर हो जाता है अगर न्यायालय बोले कि डायरेक्ट सबूत लेकर आओ। ठीक है, कि ये षड्यंत्र था, डायरेक्ट सबूत लेकर आओ, क्योंकि हो ही नहीं सकता। षड्यंत्र गोपनीय होते, तो गोपनीय कैसे पता कर सकते हैं? तो इसलिए माननीय न्यायालय ने कहा कि परिस्थितिजन्य तथ्यों से स्पष्ट हो सकता है। यह किसी के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है, किसी अफसर के विवेक पर नहीं छोड़ा गया है कि वह कहेगा तो ही वह षड्यंत्र माना जाएगा। जैसे किसी अफसर ने अगर देखा है और वहाँ की सिचुएशन देखी है, अगर वह बोले कि यह षड्यंत्र है तो ही षड्यंत्र माना जाएगा, ऐसा नहीं है। यह छोड़ा गया है परिस्थितिजन्य तथ्यों पर, और परिस्थितिजन्य तथ्य जब स्पष्ट करें कि यह इनके बीच करार हुआ था। अब करार हुआ था, करार होने के बाद आवश्यक नहीं है कि अपराध हुआ ही हो, मात्र करार होना भी आपराधिक षड्यंत्र का वह दोषी होगा और उसको सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अब आते हैं इसमें अगली बात पर। एक मामला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा का। मामलों पर चलते हैं। ठीक है, एक मामला है स्टेट ऑफ महाराष्ट्र बनाम सोमनाथ थापा का। बनाम सोमनाथ थापा का मामला है। इसमें माननीय न्यायालय ने क्या बोला है, क्या अपना निर्णय दिया है आपराधिक षड्यंत्र के बारे में, कि दो चीज़ें होनी ज़रूरी हैं आपराधिक षड्यंत्र के लिए। इन्हीं चीज़ों को जो मैंने बताई है इनको थोड़ा विस्तारित किया है या अलग नज़रिए से बताया है। पहली चीज़ क्या है कि किसी अवैध कार्य में लिप्त रहने का ज्ञान हो, यानी जिस व्यक्ति को यह पता हो कि यह अवैध कार्य है और वह कर रहा है, उसमें वह शामिल हो, तो वह आपराधिक षड्यंत्र का भागी हो गया, भले ही वह उस आपराधिक षड्यंत्र का पूर्णत ज्ञान ना रखता हो, यानी उसके बारे में पूरी तरीके से जानकारी ना रखता हो कि यह षड्यंत्र कैसे कैसे होने वाला है। अगर सिर्फ उसको यह जानकारी है कोई व्यक्ति को कि वह आपराधिक षड्यंत्र में शामिल है और यह गलत काम के लिए हम षड्यंत्र रचा रहे हैं, तो मात्र इसी ज्ञान से वह जो है आपराधिक षड्यंत्र का भागी हो जाता है। अब यह कैसे पता चलेगा कि उसको यह ज्ञान था या यहाँ से तो वह छूट भी सकता है, तो आप कैसे स्पष्ट करोगे? तो वही बात आ गई परिस्थितिजन्य तथ्यों से। ठीक है, परिस्थितिजन्य तथ्यों से। ठीक है, अब आगे चलते हैं। दूसरी शर्त क्या बोले, किसी वैध कार्य को अवैध साधनों द्वारा किए जाने का ज्ञान। यहाँ पर ज्ञान की बात है कि ज्ञान होना चाहिए कि अवैध साधनों को या वैध
जो है कार्य को अवैध साधनों से कर रहे हैं या किसी अवैध काम को कर रहे हैं, ये अगर इन चीज़ों का ज्ञान है, अगर आप संज्ञान में लेते हुए आप अपने विवेक अनुसार उसमें शामिल हो रहे हो, तब भी आप आपराधिक षड्यंत्र के भागी माने जाओगे। दूसरी बात है, हो सकता है कुछ लोग बोलें कि हम तो उस जो आपराधिक षड्यंत्र के बाद जो अपराध हुआ, हम तो उस स्थान पर थे ही नहीं, तो आप हमें कैसे मान सकते हैं कि हम लोग जो आपराधिक षड्यंत्र में शामिल थे। तो माननीय न्यायालय ने एक मामले में कहा कि जो है सभी लोगों का उस स्थान पर उपस्थित होना जरूरी नहीं है। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि तभी आपराधिक षड्यंत्र माना जाएगा जब उस मामले के सभी लोग जो है वहां पर उपस्थित हो, उस स्थान पर उपस्थित हों। हो सकता है कुछ लोग बाहर से उसको दुष्प्रेरित कर रहे हों, बाहर से चला रहे हों और सम्मिलित हों षड्यंत्र में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। इसलिए यह नहीं माना जा सकता है कि आपराधिक षड्यंत्र वाले जो है उन्हीं लोगों को आपराधिक षड्यंत्र का हिस्सा माना जाएगा जो घटना के स्थान पर उपस्थित हो सकता है उपस्थित ना भी हो, तब भी माना जा सकता है अगर वो सम्मिलित हैं, अगर उनको ज्ञान है। ठीक है, अब तीसरा जो मामला आता है वो कुछ लोग कह सकते हैं, ये तो मैंने बता दिया स्थान का, स्थान आवश्यक नहीं है, स्थान उपस्थिति आवश्यक नहीं है, ये नोट करते चलिए आप, स्थान उपस्थिति आवश्यक नहीं है। घटना स्थान पर जो उपस्थिति है वो आवश्यक नहीं है। आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर सम्मिलित हैं तब भी आप उतने ही दोषी माने जाएंगे। ठीक है, ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। अगर आप नहीं बना रहे हैं तो मैं टेलीग्राम चैनल पर इनको अपलोड करूँगा। आप टेलीग्राम चैनल के लिंक को डिस्क्रिप्शन में देखकर वहाँ से उस पर जाकर नोट डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, पहला हो गया स्थान वाला। अब दूसरा आते हैं सक्षमता के आधार पर, कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो अपराध करने में सक्षम ही नहीं थे। ठीक है, कुछ लोग बोल सकते हैं कि वो अपराध करने में सक्षम ही नहीं थे, तो वो कैसे आपराधिक षड्यंत्र के भागी हो गए। यहाँ पर फिर वही बात आ गई, अगर वो करार में शामिल हैं, इस पर आइए, करार में समझौते में शामिल हैं, भले ही वो कितने अक्षम हो, मतलब कुछ करने के योग्य भले ही ना हो, भले ही वो 100 मीटर ना दौड़ सकते हों, कुछ भी ना कर सकते हो, लेकिन वो शामिल हैं शारीरिक रूप से, भले ही वो कितने सक्षम ना हो, मानसिक रूप से हो सकता है वो सक्षम ना हो, तो वह इस बहाने को लेकर कोर्ट में नहीं जा सकते कि हम आपराधिक षड्यंत्र के भागी नहीं हैं, हम तो सक्षम ही नहीं थे। यह बहाना नहीं चलेगा। अगर वह करार में शामिल थे या डायरेक्ट इनडायरेक्ट सम्मिलित थे और उनको ज्ञान था, ये 3 चीज़ें ध्यान रखना है। करार में शामिल थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सम्मिलित थे और तीसरी बात है उनको ज्ञान था क्या हो रहा है। अगर ये 3 चीज़ें हैं और इन 3 चीज़ों का परिस्थिति जन्य जो तथ्य है उनसे पुष्टि हो जाती है। परिस्थिति जन्य तथ्य मैंने पहले ही बता दिया, डॉक्यूमेंट हो गई, बाहर का इन्वायरमेंट बता रहा है, खुद अभिव्यक्त कर रहा है, बता रहा है चीज़ें, जो चीज़ें हुई हैं, जो घटना हुई है उसके लिंक आपस में जुड़कर बता रहे हैं, तब वो नहीं बच सकता फिर। ठीक है, वह बहाना यह नहीं कर सकता कि वह सक्षम नहीं था। अब आते हैं अगली बात पर कि क्या षड्यंत्र में सक्रिय भाग लेना आवश्यक है। कुछ लोग बोल सकते हैं कि हम तो षड्यंत्र में सक्रिय भाग ले ही नहीं रहे थे, हम तो दूर थे, हमारी तो सिर्फ बातचीत हुई थी, क्या तब भी वह दोषी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा। षड्यंत्र में सक्रिय भाग लेना आवश्यक नहीं है अगर ये 3 चीज़ें पूरी हो रही हैं। ज्ञान आपको, करार है, समझौता, आप वहाँ पर सम्मिलित थे। दूसरी बात है डायरेक्ट इनडायरेक्ट सम्मिलित हो, तो आप यह बहाना लेकर नहीं जा सकते कि मैं तो वहाँ पर था ही नहीं। ठीक है, अगर घटना हो जाती है या षड्यंत्र हो जाता है। अब एक राजीव गांधी हत्याकांड का मामला है। ठीक है, राजीव गांधी हत्याकांड का मामला, इससे आप अच्छे से समझ जाएंगे। अब इसमें जो बम वगैरह विस्फोट हुआ था उसमें पूरा षड्यंत्र था, षड्यंत्र के तहत ये हत्या हुई थी। तो इस षड्यंत्र में कुछ लोगों ने इनडायरेक्ट सहायता की थी और बम वगैरह को लाने ले जाने में सहायता की थी। तो उन्होंने कहा था कि वो घटनास्थल पर उपस्थित नहीं थे, तो उनको कैसे षड्यंत्र का भागी माना जाए। तो माननीय न्यायालय ने ये शर्त वहाँ पर बोली थी कि घटनास्थल पर उपस्थित होना ज़रूरी नहीं है। अगर ये 3 चीज़ें हो रही हैं, करार है, ज्ञान है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सम्मिलित है, तो आप षड्यंत्र के दोषी माने जाएंगे। तो ये पूरा चक्कर षड्यंत्र का आपको समझ में आ गया होगा। ये धारा 120 क में है पूरा। ठीक है, ये धारा 120 क मैंने यहाँ पर आपको विस्तार से बता दी। अब चलते हैं दंड के बारे में। दंड क्या मिलेगा, कितना मिलेगा, किस प्रकार मिलेगा। अब 120 ख में दंड के बारे में बात की गई है।
हमने दुष्प्रेरण का कल चैप्टर कंप्लीट किया है। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो आईपीसी सीआरपीसी की प्लेलिस्ट है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर चैप्टर 5 मिल जाएगा। वहाँ जो उस चैप्टर को अगर आप देख लेंगे तो बहुत अच्छा होगा। अगर नहीं देखते हैं तो भी मैं कुछ वहाँ का हिंट यहाँ पर दे दूँगा, कुछ बता दूँगा समरी, ताकि आप दुष्प्रेरण को समझ पाएँ। दुष्प्रेरण में जितना जिस अपराध के लिए यह दुष्प्रेरण में यह होता है कि यह आपराधिक षड्यंत्र जो है दुष्प्रेरण का ही एक भाग है। दुष्प्रेरण में होता क्या है कि आप किसी को दुष्प्रेरित कर रहे हैं और उस दुष्प्रेरण का आईपीसी में दंड का उल्लेख नहीं है, तो यह होता है कि जो इस चीज़ के लिए या जिस काम के लिए या जिस अपराध के लिए व्यक्ति को दुष्प्रेरित किया गया है, अगर वह अपराध हो जाता है तो उसी अपराध को यह माना जाएगा कि वह अपराध डायरेक्ट उसी व्यक्ति ने किया है जिस व्यक्ति ने उसको दुष्प्रेरित किया था, यानी जिसने उसको चलाया था प्यादे के तौर पर। जैसे किसी ने ए ने दुष्प्रेरित किया बी को कि तुम सी की हत्या कर दो, अब बी ने सी की हत्या कर दी, तो माना जाएगा कि सी की हत्या ए ने की है। इस प्रकार माना जाएगा कि सी की हत्या ए ने की है। जैसे सी की हत्या ए ने की हो, इस प्रकार ए को दंड मिलेगा। तो ये होता है बेसिकली दुष्प्रेरण के मामलों में, और दुष्प्रेरण के मामलों में दंड इस प्रकार दिया जाता है। तो आप समझ गए होंगे। अब आते हैं 120 ख पर, जो ये मैंने पूरा आपको मामला समझाया है षड्यंत्र वाला। इसमें 120 ख में इसके बारे में दंड का प्रावधान किया गया है। दंड किस प्रकार मिलता है दुष्प्रेरण के मामलों में? अगर अपराध हल्का है तो हल्का दंड मिलेगा, कंपैरिजन में मिलता है, जैसे मैंने बता दिया, स्पष्ट कर दिया दुष्प्रेरण को समरी के माध्यम से। और अगर अपराध कठोर है तो दंड कठोर मिलेगा। अब इसमें क्या है कि यदि अपराध मृत्युदंड या आजीवन कारावास वाला है, या 2 वर्ष या अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय ऐसा अपराध किया है जो 2 या 2 वर्ष से अधिक के कठिन कारावास से दंडनीय है, तो उसके लिए जो माना जाएगा कि वह अपराध उसी व्यक्ति ने जैसे किया, जैसे मैंने हत्या वाला एग्जाम्पल दिया है, ठीक है। यानी वह अगर आईपीसी में उल्लेखित नहीं है उसका दंड अलग से, तो माना जाएगा कि वह जिस अपराध के लिए उसको दंड मिलने वाला था, माना जाएगा वह अपराध उसी व्यक्ति ने किया है जिस व्यक्ति ने किसी को दुष्प्रेरित किया है। तो अपराध में षड्यंत्र में जो षड्यंत्र जिस काम का रचा गया है, हत्या का षड्यंत्र रचा गया है, हत्या हो जाती है तो माना जाएगा कि जिन्होंने षड्यंत्र रचा वो हत्या के दोषी हैं। लूटपाट की है, लूटपाट का षड्यंत्र रचा है, अगर लूटपाट हो जाती है तो माना जाएगा कि वो लूटपाट के दोषी हैं, और उनको सज़ा वही मिलेगी जो लूटपाट के लिए दी जाती है। समझ गए। अब अगर इन मामलों से अन्य मामले हैं, जैसे मृत्युदंड वाले मामले हैं, जिन अपराधों के लिए मृत्युदंड है, आजीवन कारावास है, या 2 वर्ष से अधिक की सज़ा है, ये मामले अगर साइड कर दे, कुछ अन्य छुटपुट मामले आ गए, अगर वो मामले हैं तो उनमें कितना दंड मिलेगा? 120 का क्या बताता है कि उनमें 6 माह से अधिक का कारावास या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। तो ये दंड के बारे में बात हो गई। अब एक दूसरी बात है, 120 ख क्या बोलता है? 120 ख, ये मैंने दुष्प्रेरण का दंड के बारे में बताया, यानी अपराध आईपीसी में उल्लेखित नहीं है, अपराध का दंड आईपीसी में जो दुष्प्रेरण का उल्लेखित नहीं है, तो वही होगा जो उस अपराध के लिए मिलता, वही दंड मिलेगा जो उस अपराध के लिए मिलता। जैसे हत्या की है तो हत्या का दंड ही मिलेगा, यानी हत्या के लिए जो दंड आईपीसी में उल्लेखित है वही मिलेगा अगर किसी ने किसी को दुष्प्रेरित करके हत्या करवाई है। तो यह होगी 120 ख में पहली बात। दूसरी बात जो छुटपुट मामले हैं, जो 6 माह वाले मामले हैं जिनमें 6 माह की सज़ा होगी, उनकी बात की गई है कि उनमें 6 माह की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है, या दोनों चीज़ें हो सकती है। जुर्माना भी हो सकता है और सज़ा भी हो सकती है। एक बार थोड़ा सा मैं इसको साफ कर देता हूँ, फिर आगे चलते हैं। अब 120 ख क्या बोलता है? मान लीजिए क्या होगा, एक सिचुएशन आई, मान लीजिए कि षड्यंत्र का एक दोषी पकड़ा गया। 120 ख को थोड़ा और विस्तार से लेते हैं। मान लीजिए षड्यंत्र का एक दोषी पकड़ा गया और इसने सारी बातें बता दी कि षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है, और दूसरा व्यक्ति उस आधार पर फिर लाया गया और उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। इस दूसरे व्यक्ति को सज़ा दी जाती है पहले वाले दोषी की जो गवाही के आधार पर। तो क्या यह वैलिड है? क्या यह माना जाएगा और क्या यह सबूत माना जाएगा कि एक जो है व्यक्ति ने पूरे गवाही दे दी या उसने अभिव्यक्त कर दिया, तो उससे जो है षड्यंत्र का जो जाल था या षड्यंत्र जो रचा गया था उसका खुलासा हो गया है कि ये चीज़ें वैलिड है? क्या ऐसा माना जा सकता है कि किसी एक षड्यंत्रकारी की गवाही देने से? तो बिल्कुल माना जा सकता है, क्योंकि यह गवाही भी परिस्थितिजन्य तथ्य मानी जाएगी, परिस्थितिजन्य तथ्य मानी जाएगी। यानी यह षड्यंत्र को इनडायरेक्ट अभिव्यक्त कर रही है,
बता रही है कि षड्यंत्र था, और षड्यंत्र था यानी करार था, करार समझौते को अभिव्यक्त कर रही है, तो यह मानी जाएगी और उसको सज़ा दी जाएगी जो दूसरे को उठाया गया है इसके आधार पर। तो ये था आपराधिक षड्यंत्र, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी। और अगला चैप्टर अपराध से संबंधित जो राज्य के विरुद्ध अपराध है उसे संबंधित करेंगे, जो चैप्टर 6 है उसमें हम विस्तार से 360 डिग्री कवर करेंगे। तो इसके लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।